गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपनी संचयन पाठ पुस्तक का पाठ 2, पहला पाठ हम लोग हरिहर काका पढ़े थे। ये पाठ 2 है। इसका नाम है सपनों कैसे दिन। सपनों कैसे दिन पाठ में के लेखक हैं गुरदयाल सिंह। पहले हम लोग पाठ पढ़ने से पहले लेखक का जीवन परिचय देखते हैं, उसके बाद हम लोग पाठ स्टार्ट करेंगे। बच्चों अपनी पाठ पुस्तक में देखिए, गुरदयाल सिंह का जन्म जो है पंजाब में हुआ था। 10 जनवरी सन 1933 को साधारण परिवार में हुआ था। इन्होंने बचपन से ही कीलों हथौड़ों और कम नशे से काम करते हुए शिक्षा पूरी की। मतलब इनका घर में ऐसे ही सब काम होता रहा, कील हथौड़ी से के पेरेंट्स लोग करते थे, तो वैसे ही माहौल में इनका भी बचपन बीता और उसी समय वैसे ही माहौल में इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। बाद में इन्होंने लेखन का कार्य शुरू कर दिया। 1954 से 1970 तक स्कूल में अध्यापक रहे। इनकी पहली कहानी 1957 में पंचदरिया नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। जब ये कॉलेज से प्राध्यापक हुए तो इन्हें अपने ही उपन्यास पढ़ाने का मौका मिला। बाद में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण कर लेखन को समर्पित हो गए। तो देखिए, इन्होंने अपने जीवन काल में स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और उसके बाद जब अवकाश ग्रहण किए तो अपना लेखन कार्य जो जिनमें इनकी रुचि थी उस कार्य को करने लगे। और कॉलेज में पढ़ाते समय एक बार ऐसा हुआ कि उनको अपनी स्वयं की लिखी हुई रचना जो थी पुस्तक, उसको पढ़ाने का उन्हें मौका मिला। पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, पंजाब साहित्य अकादमी तथा कई अन्य सम्मानित पुरस्कार मिले। इन्होंने बतौर लेखक कई देशों की यात्रा की। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अपने स्टेट के भी बहुत सारे पुरस्कार मिले जिस स्टेट में ये रहते थे। इस तरह इनको बहुत सारे पुरस्कार और कई बार इनको विदेश जाने का भी मौका मिला। प्रमुख रचनाएं मणि का दीवा, आज चांदनी रात, पांचवा पहर, सब देश पराया, सांझ सवेरे और आत्मकथा क्या जानूं मैं कौन। इन्होंने अब तक 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 1 एकांकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकों और विविध गद्य की 2 पुस्तकों की रचना की है। इन्होंने इतनी रचनाएं लिखी, इसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, सब तरह की रचनाएं शामिल। साहित्यिक विशेषताएं, इनकी साहित्य की क्या विशेषता थी? ये ग्रामीण परिवेश तथा भावबोध के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ग्रामीण, इनकी रचनाओं में क्या है, ग्रामीण परिवेश ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये समाज की उन दूषित व्यवस्थाओं के बारे में सबको जागृत या सजग करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज की शारीरिक हड्डियों को ही नहीं गलाती रही है, उनकी पूरी मानसिकता को दीनहीन और विवश बनाए हुए। वो समाज में जो पुरानी पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है, जो हमारे हड्डियों को गलाती ही नहीं है, उनकी पूरी मानसिकता को ही दीनहीन बनाए हुए है, उसको उन्होंने बदलने का प्रयास किया। भाषा शैली, इनकी भाषा शैली ग्रामीण परिवेश की, बार बार बोला गया कि जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं उसमें ग्रामीण परिवेश का वर्णन है। इन्होंने बहुत ही सहज, बोधगम्य और सरल भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा इनके पात्रों जैसे खेतिहर, मजदूर, पिछड़े और दलित लोगों के साथ साथ नेताओं, साक्षर बुद्धिजीवियों के भी अनुरूप है। ऐसा नहीं है केवल ग्रामीण परिवेश ही है, खेतिहर, मजदूर, दलित और उसके अलावा बुद्धिजीवी लोग भी हैं, नेता लोग भी हैं, सबको अपनी कहानियों में इन्होंने दर्शाया है। इनकी मनोरंजक भाषा के कारण सारी घटनाएं जीवंत, इतना सुंदर इन्होंने लिखा है कि सारी भाषाएं इनकी जो है उससे लगता है कहानी हमारे सामने जो है वो एकदम जीवंत रूप ले रही है। अब बच्चों हम लोग पाठ स्टार्ट करेंगे। इस प्रस्तुत पाठ में लेखक अपनी बचपन की घटनाओं को आत्मकथा लिखे हुए हैं जो बचपन की घटनाओं को याद दिलाता है कि किस प्रकार लेखक पढ़ाई
किस प्रकार टीचर से मार खाए, किस प्रकार अपने मित्रों के संग गाँव में खेले, किस प्रकार स्कूल गए, ये बच्चों के साथ तालाब में तैरे, खेले, कूदे, मस्ती किए, गर्मी की छुट्टियों में कैसे नानी के घर गए, इन सभी चीज़ों को इन्होंने अपने इस प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बच्चों देखिए पाठ। प्रस्तुत पाठ में लेखक गुरदयाल अपने बचपन की गुदगुदाने वाली खट्टी मीठी घटनाओं से रूबरू कराता है। जो बचपन में उनकी घटना थी, जीवन में घटी थी, उनको बताते हैं हम लोग। लेखक अपने बचपन के खेल ननिहाल में जाने, छुट्टियों के दिन, स्कूली दिन तथा मन पर छपी घटनाओं तथा अध्यापकों से अवगत कराते हुए पहले की शिक्षा विधि के बारे में जानकारी देता है। ये सभी घटनाएं बड़ी मनोरंजक है, जो सुंदर सपना देखने जैसा एहसास कराती है। लेखक बताते हैं कि ये घटना बचपन की गुदगुदाने वाली है, कि पढ़ने के बाद अत्यधिक प्रसन्नता महसूस होता है। बचपन की जो घटना है, किस प्रकार टीचर पढ़ाते थे और उनके शिक्षक लोग कैसे थे, उनके बारे में बताना, छुट्टियाँ कैसे मेरा बिताते थे उसके बारे में, खेलते कूदते कैसे थे, ये सारी चीज़ों को बताया। ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चे का हाल एक सा होता है। एक सा होता है यानी नंगे पाँव। कैसा? नंगे पाँव, मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले, कई जगह से फटे कुर्ते, बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खाते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पाँव, पिंडलियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत, मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते तो ध्यान ही न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उन्हें कहाँ चोट लगी। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। यह बात ठीक से समझ में आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी वे खेलने चले जाते हैं। लेखक यहाँ बताते हैं कि मेरे जो मित्र थे, मेरे जैसे ही थे, फटे कपड़े, गंदे और फटे कुर्ते, ये ऐसे ही पहनकर हम लोग खेलने आते हैं और लकड़ी की पे चढ़ चढ़ के, जैसे बच्चों को होता है ना कि खेलने के लिए इधर चढ़ना, ऊंचाई पे चढ़ना, कूदना, इसी सब में आनंद आता है। तो लेखक बोलते हैं कि एक तो फटे कुर्ते पहन के आते हैं, ऊपर से जब ऊंचाई से चढ़ के नीचे गिरते हैं तो कुर्ते क्या हो जाते और तार तार हो जाते, फट जाते उनके। और घर पे जाने के बाद उनको और कभी गिरने के बाद घुटने फूट जाते, घुटने से कटने के बाद ऐसा नहीं है कि आज की तरह बच्चे रो के घर गए, मम्मी बैंडेज लगा दी, नहीं, घुटने से ब्लड आ रहा है, खून निकल रहा है, फिर भी वो खेले जा रहे हैं। और घर जब पहुँचते हैं तो माँ और बहन जो भी देखती हैं, उन लोग सहानुभूति नहीं, उसको कहाँ चोट लगा बेटा, ऐसा नहीं, उसको पिटाई करना शुरू कर देती है। और कईयों के तो पिताजी इतना मारते रहे कि नाक मुंह से खून निकलने लगे, कहीं देखते नहीं रहे कितनी चोट लगी है, इतनी पिटाई करते रहे। लेकिन लेखक बोलते हैं कि ये सब हमको तब समझ में आया कि बच्चे पिटाई के बाद भी दूसरे दिन फिर खेलने पहुंच जाते हैं। तो लेखक बोलते हैं कि ये सब हमें तब समझ में आया जब मैं शिक्षक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया। मान लो बीएड की ट्रेनिंग में बाल मनोविज्ञान पढ़े, तो बाल मनोविज्ञान पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि किस तरह बच्चों को खेलना इतना पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि बच्चे मार भी खाते हैं, डांट भी सुनते हैं, फिर भी नेक्स्ट डे खेलने चले जाते हैं। फिर देखिए, मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों से हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही नहीं थे। जो कभी गए भी, पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंकाए, फिर स्कूल गए ही नहीं, न ही माँ बाप ने जबरदस्ती की। यहाँ तक कि परचूनिये अड़हतिये अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी न समझते। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी, हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है? थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पंडित घनश्याम दास के डंडे पढ़वाकर दुकान को बहिया लिखने लगा देंगे।
पंडित 6-8 महीने के लंडे और नीमी का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बेजिम च भी नहीं सीख पाया। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान, हरियाणा के आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ में आती थी, परंतु जब हम सब आपस में खेलने लगते थे तो आपस में हम लोग अच्छे से अपनी आपस की बोली एक दूसरे की समझ में आ जाती थी। तो लेखक बोलते हैं जो बच्चे थे सब मेरे ही स्तर के थे, मेरे ही परिवार से मिलते जुलते परिवार के थे और किसी के घर वालों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई का दबाव नहीं था। अगर टीचर पूछते भी रहे तो कहते रहे क्या हमको तहसीलदार बनवाना है, और बोलते रहे नहीं पढ़ेगा तो क्या है, और कुछ दिन बाद हम भेज देंगे, वो वही खाता लिखना सीख लेगा और कहीं बैठ करके काम मिल जाएगा वो करेगा। अभी तो स्कूल में कुछ स्टार्टिंग का भी जैसे ABCD या क ख ग घ भी उसको नहीं सिखाया गया है, इसलिए स्कूल जाकर क्या होगा। और लेखक यहाँ फिर बताते हैं कि मेरे जो दोस्त थे ज़्यादातर उनके परिवार जो है हरियाणा और राजस्थान से आए। हम लोग उनकी भाषा समझ, चूँकि पंजाबी थे, बोलते रहे मुझे उनकी भाषा नहीं समझ में आती थी। पहले तो मैं खूब हंसता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम समझ में आने लगी और उनके साथ जब खेलते थे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं रहती थी। हम लोग अच्छे से एक दूसरे की भाषा को समझ लेते थे। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार यह खेड़ दे 4 दिन कैसे बीत गए, यह खेल खेल के 4 दिन कैसे बीत गए। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता। हम लोग ऐसे थे कि कैसे खेलने से का दिन बीत गया। हम लोग को स्कूल की पढ़ाई जो है कमरे में कैद करके क्लास में बैठना किसी को पसंद नहीं था, और सब बच्चे जो मेरे मित्र थे उसको कैद समझते थे क्लास को। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे, मतलब पढ़ाई नहीं करते थे, अपने मम्मी पापा के साथ जो उनका घर का व्यवसाय था उससे संबंधित काम करने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होता है, परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर अलियर के बड़े ढंग से कटे छोटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडिया कहा करते। उनके नीम के पत्तों जैसे पत्ते की महक आज तक भी आँख मिलकर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियाँ में फूल की भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया सी दूध की सफ़ेद कलियाँ भी हुआ करती थी। ये कलियाँ इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आँख बचाकर कभी कभार 1-2 तोड़ लिया करते थे। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या करते, शायद जेब में डाल देते। माँ उसे धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी मेमनों के भात चढ़ जाएगा। लेखक बताते हैं बच्चों को हरी घास और फूल की सुगंध ज़्यादा प्यारी लगती है। तो अपने स्कूल का बताते हैं जब स्कूल गए तो क्यारियाँ साइड में लगी थी, उसमें से फूल तोड़ना, चपरासी से बचाकर, जो माली था उससे उसकी नज़र बचाकर, और कभी याद नहीं है कि तोड़ते थे, मसलते थे, फेंक देते थे, पॉकेट में रख लेते थे, या गेट के बाहर निकलते मुंह में डालकर खा जाते थे। यह मुझे याद नहीं, पर यह याद है कि मैं कभी कभार फूल तोड़ लिया करता था। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी किताबी कापियों जैसी बात आती और उन्हीं मास्टरों से डर से कांपने लगते कि जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके थे। लेखक में एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने का तो हमें जो है खुशी तो होता ही, उत्साहित भी होते, लेकिन उसके साथ साथ कि अरे वो मैथ वालों मैथ के टीचर है तो वही फिर पढ़ाएंगे, पिटाई करेंगे, या वो मैम है, ये सर है, और किताब की गंदी स्मेल और अच्छे नई किताबों की स्मेल, ये सब से हमको जो है एकदम से जो डर सा लगने लगता कि पिछली श्रेणी में जो पिटाई करते रहे मास्टर की याद आके वो डर जाते, वो उत्साह ना रहता। तब स्कूल में शुरू के साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी,
फिर 2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाए। लेखक बता रहे हैं कि उस समय स्टार्टिंग जो सेशन स्टार्ट होता रहा तो एक डेढ़ महीना पढ़ाई होता रहा, जैसे अभी आप लोग का होता अप्रैल में, और उसके बाद छुट्टी हो जाया करती थी। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वो छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कर कूद कर हुआ करती थी। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते, वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी जो जी में आता मांगकर खाने लगते नानी से। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती, अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल ना जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते, गीले और गंदेले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक, परंतु 1-2 को छोड़कर मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते थे, दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस की सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते, उन्हें ढांढस बंधाते। कूदते समय मुंह में गंदा पानी आता, बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगती है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। लेखक बता रहे हैं कि जब पहले स्कूल स्टार्टिंग में 1-1.5 महीना चलता रहा, फिर गर्मी की छुट्टी हो जाती रही, फिर उसके बाद स्कूल खुलता रहा। तो बोले कि लेखक पहले दिन स्कूल खुलने का पहला दिन और स्कूल खुलने से पहले जो है लास्ट डे छुट्टी का, उसमें कितना फ़र्क रहता था। लेखक बताते हैं कि हम लोग अपने नानी के घर जाते थे, वहाँ खेलते थे कूदते थे, जैसे आप लोग जाते हो छुट्टियों में। नानी मनपसंद चीज़ें देती थी, क्योंकि ये लोग बस्ती से गए थे एक टाउन से, तो अच्छे से बोलते थे, अच्छे से खाते पीते थे। तो नानी अपने वहाँ जो घर के बच्चे पोती पोता थे उनको, मामा के बच्चों को सिखाते थे कि देखो कितना अच्छे से बात करता है, इससे सीखो। और वहाँ तालाब में जाते, लेखक बताते हैं तालाब में कूदते, फिर रेत में जाते, सूखते अपने को गर्म रेत में, ये सब बोलते रहे। ये सब हरकतें हम लोग करते, कितने बार करते, 2-4 बार करते कि 10-15 बार करते, हमें नहीं पता। कभी पानी में कूदते, भैंस की पूंछ पकड़ लेते, फिर गंदा पानी मुंह में आता। ये सब जो बच्चों की हरकतें हैं उन सब चीज़ों के बारे में बता रहा है। फिर किसी तरह किनारे पर पहुँच जाते। फिर लेखक बताते हैं कि धीरे धीरे छुट्टियाँ बीतने लगती तो दिन गिनने लगते, प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता, खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टर जी ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते, मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकालें तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियाँ 1 महीना बाकी हुआ करता था। जब 1 महीना छुट्टी बाकी होती थी तो सोचते रहे कि आप उनको कहते रहे लेखक कि हमें अब होमवर्क याद आने लगा। मेरे जो मैथ के टीचर थे गणित के, वो 200 सवाल देते कि 200 सवाल कैसे हैं, चलो 1 महीना बाकी है तो 5 सवाल एक दिन भी करेंगे तो मेरा 200 पूरा हो जाएगा। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। इसी तरह एक एक दिन गिनते 10 दिन और बीत जाता, आज करेंगे कल करेंगे जैसे बच्चे करते हैं। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु जब डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाते तो छुट्टियाँ कम होते रहते, जैसे भागने लगते। फिर लेखक सोचते क्या 10 क्या 15 सवाल एक दिन करेंगे तब पूरा हो जाएगा। ऐसे करते हैं तो लगता है छुट्टी और धीरे धीरे खत्म होती जाती है, दिन बहुत छोटे लगने लगते हैं। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहर में छिप जाता है। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टर की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते।
हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। ओमा ओमा उस दोस्तों के बीच में एक लड़का था, उसकी बात करते हैं कि ऐसा महसूस करते कि धीरे धीरे छुट्टी जैसे कम होती जा रही है और हमारा नज़दीक आ जा रहा है। और बहुत से मेरे क्लास के ऐसे बच्चे थे जो कि टीचर का मार खाना ज़्यादा अच्छा समझते रहे, लेकिन होमवर्क नहीं करना। तो बच्चों, हम लोग अभी लेखक की खट्टी मीठी यादों को अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, अभी कुछ ही पढ़े हैं। बाकी के हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग क्लास में पढ़ाए हुए पाठ को अच्छे से समझ कर आएंगे और जो भी डाउट होगा मेरे से लाइव क्लास में पूछेंगे। धन्यवाद।